गुड इवनिंग, सभी को पुनः नमस्कार है। स्वागत है आपका पुनः क्लासरूम 247 में। नमस्कार सभी को, स्वागत सभी का। आज हम हिंदी पेडागोजी का थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। थर्ड पार्ट में ध्यान से देखना है। थर्ड पार्ट में हम इसमें बात करेंगे भाषा शिक्षण के प्रमुख कौशल के बारे में। सबसे पहले भाषा शिक्षण में सुनने बोलने की भूमिका के बारे में बात करते हैं। एक बात तो आप समझ गए होंगे कि मानव व्यवहार जो है वो भाषा का केंद्र होता है। अपने दैनिक जीवन का अधिकांश समय हम संप्रेषण में गुजारते हैं, यानी कि बातचीत में गुजारते हैं। संप्रेषण जो है, संप्रेषण संबद्ध गतिविधियों के माध्यम से होता है। जो संप्रेषण होता है, भाषा का क्वेश्चन आएगा किसके माध्यम से होता है, किसके मध्य होता है। तो संबद्ध गतिविधियों, यानी जो संबंध है गतिविधियों के मध्य से होता है। संप्रेषण गतिविधियां बोलना और सुनना बोला जाता है इनको, यानी कि जो आप किससे संबद्ध है, यानी कि बोलने वाला भी संबद्ध है और सुनने वाला भी संबद्ध है संप्रेषण से। तो बोलना और सुनना संप्रेषण की दो प्रमुख गतिविधियां बोली जाती हैं। तो आप याद रखना, संप्रेषण यानी बातचीत के दो अंग होते हैं। बातचीत के कितने अंग हैं? सिर्फ दो अंग हैं, यानी कि बोलना और सुनना। आपसे पूछे जाएंगे कि बातचीत के यानी संप्रेषण के, यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे कम्युनिकेशन, और इस कम्युनिकेशन के कितने अंग हैं? इसके मात्र दो अंग हैं, बोलना और सुनना। बोलना और सुनना सहज और स्वतः स्फूर्त ढंग से होता है कि इस बात की ओर कभी हमारा ध्यान भी नहीं कभी जाता है कि बोलने और सुनने की प्रक्रिया कितनी जटिल होती है। एक्चुअल में ये बहुत जटिल प्रक्रिया होती है, बोलना और सुनना। हम जो कुछ सुनते हैं उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। हम कभी जो भी सुनते हैं उसका क्या करते हैं? अर्थ ग्रहण करते हैं। और अर्थ ग्रहण करते हैं, हम जो कुछ भी बोलते हैं उसकी संरचना का निर्माण करते हैं और निर्धारण होता है। जो हम बोलते हैं उसकी संरचना होती है, और जो सुनते हैं उसकी भी एक क्या होती है? जो हम सुनते हैं उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। एक चीज समझ गए? तो संप्रेषण यानी बातचीत के दो प्रमुख अंग हैं। ठीक है, हमारे मस्तिष्क में क्या प्रक्रियाएं चलती हैं? हम सुनी हुई भाषा का अर्थ समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं? सुनी हुई भाषा की संरचना के ज्ञान को अपने मस्तिष्क में संजो कर रख पाते हैं? आवश्यकता पड़ने पर इस ज्ञान का पुनः स्मरण करते हैं? और इन सब का माध्यम जो होता है वो होता है भाषा। आप प्राइमरी टीचर बनने जा रहे हैं, इसमें भाषा का प्रमुख योगदान रहेगा। भाषा संप्रेषण में श्रोता जो होता है, श्रोता की भूमिका निष्क्रिय होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि श्रोता की भूमिका कैसी होती है। श्रोता जो यानी सुनने वाले की भूमिका निष्क्रिय होती है, और वक्ता जो होता है जो बोल रहा है हमारे संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन में, उसमें दो लोग हैं। एक तो श्रोता है यानी सुनने वाला है, एक बोलने वाला है। अब सुनने वाला निष्क्रिय रहता है और बोलने वाला कैसा रहता है? सक्रिय रहता है। ठीक है, अब भाषाई क्षमता और भाषाई व्यवहार दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके कि भाषाई क्षमता क्या है और भाषाई व्यवहार क्या है। भाई भाषाई क्षमता क्या है? वक्ता के भाषा के ज्ञान को भाषाई क्षमता कहते हैं। जो भाषा का वक्ता के पास में ज्ञान है, उसकी संरचनाएं है, उसे भाषा की क्षमता कहते हैं। लेकिन वक्ता द्वारा बोले जाने वाली वास्तविक भाषा को भाषाई व्यवहार कहते हैं। तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि वक्ता द्वारा जो वास्तविक ज्ञान होता है, वास्तविक भाषा का प्रयोग करता है, उस वास्तविक भाषा को क्या कहते हैं? भाषाई व्यवहार कहते हैं। जबकि वास्तविक ज्ञान को क्या कहते हैं? भाषाई क्षमता कहते हैं। दोनों पॉइंट्स को याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेडागोजी की तीसरी क्लास है, 2 क्लासें हम पहले ही करा चुके हैं, तीसरी है। ज्यादा से ज्यादा 5 क्लास लगेंगी या 6 भी हो सकती हैं, थोड़ा बहुत रह जाएगा तो 6। छठवीं क्लास में हम मुख्य अब फिर लास्ट में हम ऐसे पॉइंट्स की चर्चा करेंगे छठवीं क्लास में जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, यानी कि पूरी पेडागोजी को एक क्लास में संजोने का पूरा काम करेंगे। ठीक है ना। स्किनर की डेफिनेशन यहाँ बहुत, स्किनर जो है व्यवहारवादी मनोविज्ञान को में गिने जाते हैं, और इनकी डेफिनेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, यानी व्यवहारवादियों का दृष्टिकोण हो जाता है। स्किनर का जो दृष्टिकोण था वो पूरे व्यवहारवादियों का दृष्टिकोण माना जाता है। यानी कि बच्चा, इन्होंने क्या कहा कि बच्चा जो है वो यांत्रिक ढंग से अनुकरण करके भाषा सीखता है। बच्चा यांत्रिक ढंग से अनुकरण करके भाषा सीखता है। जन्मजात बात करेंगे आपके जीन प्याजे,
चोम्स्की जन्मजात बात करेंगे, और जीन पियाजे कुछ अर्जित बात करते हैं, तो इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं पहले लेक्चर में, ठीक है ना। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां से क्या याद रखना है कि बालक जो है वो सरल वाक्यों को कब बनाना शुरू कर देता है, 19-20 माह में सरल वाक्यों को बनाता है, और जटिल वाक्यों को 5 वर्ष में बनाना शुरू कर देता है। यानी कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि बच्चे के अंदर सरल वाक्यों की संरचना कब से शुरू हो जाती है, और बच्चे के अंदर जटिल वाक्यों की संरचना कब से शुरू हो जाती है, ठीक है। आगे बात करें तो भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले यानी कि संतोष और असंतोष दो भागों में प्रभावित होता है, यानी कि नकारात्मक भी प्रभावितता होती है और सकारात्मक भी प्रभावितता होती है, ठीक है ना। तो स्वास्थ्य, अगर अच्छा स्वास्थ्य है तो अच्छी भाषा का विकास होगा, स्वास्थ्य खराब है उसका तो भाषा का वैसा विकास होगा। बुद्धि कैसी है उसकी, प्रतिभाशाली है, जड़ बुद्धि है, हीन बुद्धि है, किस प्रकार का प्राणी है, बुद्धि भी भाषा विकास को प्रभावित करेगी, ठीक है। सामाजिक और आर्थिक स्थिति, देखिए अधिगम को प्रभावित नहीं करती है सामाजिक और आर्थिक स्थिति। याद रखने की बात यह हो गई कि अधिगम को सामाजिक आर्थिक स्थिति प्रभावित नहीं करती, बल्कि भाषा को सामाजिक और आर्थिक स्थिति प्रभावित करती है, ठीक है ना। सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसे कैसी है आपकी, वो भाषा को प्रभावित करेगी। लिंगीय भिन्नता, यानी कि बच्चियों के अंदर शुरुआती दौर में भाषा के शब्द ज्यादा होते हैं और लड़कों के अंदर भाषा के शब्द कम होते हैं, यानी लड़कियों के पास ज्यादा होते हैं और लड़कों के पास कम होते हैं, ये तो आपने सुना ही होगा। इसलिए लिंगीय भिन्नता का मतलब कि लिंगीय यानी कि मेल फीमेल का यहां पर फर्क पड़ता है भाषा को प्रभावित करने में, ठीक है। परिवार का आकार, परिवार छोटा है तो भाषा का वैसी होगी, परिवार बड़ा है तो ये भी प्रभावित करेंगे। परिवार में कितने लोग हैं, अलग अलग प्रकार की भाषाएं होंगी, अलग अलग प्रकार के स्वरूप होंगे उनके, तो भाषा का आकार भी भाषा के विकास को प्रभावित करता है। बहुजन्म प्रभावित करता है, चूंकि इसकी डेफिनेशन शुद्ध रूप से हमें भी नहीं मिली है आज तक कि बहुजन्म होता क्या है, आप लोगों को मिल जाए तो बताना। लेकिन बहुजन्म का तात्पर्य इससे होगा कि आप किस परिवार में जन्मे हैं, आप बहुत लोगों के बीच में जन्मे हैं, कम लोगों के बीच में जन्मे हैं, यानी कि जन्म आपका किस परिवेश में है, इसको भाषा को प्रभावित करता है। द्विभाषावाद यानी कि एक घर में जब दो भाषाएं चलती हैं, अलग अलग भाषा के प्रयोग करने वाले होते हैं तो भाषा को प्रभावित करते हैं। यानी कि हम कहेंगे कि भैया पानी लाओ और दूसरा बोलता है पानी दीजिए, तो दोनों प्रकार के बच्चों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, दोनों प्रकार की भाषाओं को, यानी द्विभाषावाद प्रभावित करता है। परिपक्वता भाषा को प्रभावित करती है, संवेगात्मक तनाव भी भाषा को प्रभावित करता है, व्यक्तित्व भी यानी पर्सनालिटी भी आपकी प्रभावित करती है, और प्रशिक्षण विधि भी आपकी प्रभावित करती है। तो भाषा को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित हैं, इसमें से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं बहुजन्म और द्विभाषावाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सामाजिक आर्थिक स्थिति, क्योंकि ये अधिगम को प्रभावित नहीं करती लेकिन भाषा को प्रभावित करती है। भाषा विकास में सुनने की भूमिका क्या है? सुनने की भूमिका यानी कि सुनते हैं तो आप क्या क्या सीखते हैं। श्रवण कौशल आपके अंदर आ जाता है, ध्यान से सुन लेना, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे, कि श्रवण कौशल यानी कि आपके सुनने की शक्ति का विकास होता है। शुद्ध उच्चारण करने में भाषा के सुनने की बहुत अच्छी भूमिका होती है। जब आप किसी को सुनते हैं तो शुद्ध उच्चारण उसका सीखते हैं, ठीक है ना। शब्द भंडार में वृद्धि होती है जब आप किसी को अच्छे से सुनते हैं। तो सुनने में क्या भूमिका होती है, ये सीधे कई प्रकार से ये पॉइंट बनाएगा वो एग्जामिनर और आपसे पूछेगा, तो इनको याद रखना कि शब्द भंडार में वृद्धि होती है, शुद्ध उच्चारण करने में सहायता मिलती है, श्रवण कौशल डेवलप होता है, ठीक है। महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, जब हम किसी को सुनते हैं तो महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में श्रवण कौशल हमारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरों की अभिव्यक्तियों को ग्रहण करने में, अभिव्यक्ति का मतलब होता है एटीट्यूड, दूसरे के नजरिए को ग्रहण करने, नजरिया इसे बोलते हैं, दूसरे के नजरिया को ग्रहण करने में इसकी प्रमुख भूमिका होती है। ध्वनियों का विभेदीकरण करने में भी इसका श्रवण कौशल यानी कि कई प्रकार की ध्वनियां होंगी, उनका विभेदीकरण करने में क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब बोलने की भूमिका किस प्रकार संबंधित है भाषा विकास में, तो देखिए वाचिक कौशल, वहां पर श्रवण कौशल बढ़ रहा था, यहां पर वाचिक कौशल बढ़ेगा बोलने से। ज्ञान का मूल्यांकन होगा, भैया आप कैसे बोलते हैं, जब आपको ज्ञान होगा तभी तो बोल पाएंगे। हम कहेंगे चलिए सामाजिक विज्ञान पर एक भाषण दीजिए, चलिए पृथ्वी की संरचना पर भाषण दीजिए, तो आप कब भाषण दे सकते हैं, जब आपके अंदर ज्ञान होगा, ठीक है।
संकोच को समाप्त करने में, जब आप किसी बच्चों को बोलने के लिए बोलते हैं तो उनका संकोच समाप्त हो जाता है। तो बोलने की भूमिका भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाव विचार तथा ज्ञान की को अभिव्यक्त करने में बोलने की भूमिका महत्वपूर्ण है। यानी कि आपके भाव जो हैं, विचार हैं तथा ज्ञान को अभिव्यक्त करने में बोलने की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तभी तो आप अपनी फीलिंग्स जता पाएंगे, विचार जता पाएंगे तथा ज्ञान को अभिव्यक्त करने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में बोलने की, अब भाषा तो आपको आती है लेकिन जब आप बोलेंगे तो उसका प्रवाह ढंग से बनेगा। तो भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यालय आधारित कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभाने में इसकी प्रमुख भूमिका होती है। जैसे रंगमंच कार्यक्रम हो रहा, कक्षा अभिनय कार्यक्रम हो रहा, तो जब आपके अंदर भाषा का प्रभाव अच्छा होगा तो विद्यालय आधारित कार्यक्रम में इसकी सक्रिय भूमिका आप निभा पाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इनको। अक्षर विन्यास तथा बैतनी की अशुद्धियों को दूर करने के उपाय क्या है जी? सबसे, क्योंकि आप प्राथमिक स्तर के टीचर बनने जा रहे हैं तो आप बच्चे के अक्षर विन्यास को ठीक कैसे करेंगे, अशुद्धियों को दूर कैसे करेंगे? तो भैया जब भी आप लिपि का ज्ञान होगा तभी आप भाषा की अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, भाषा, लिपि का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। लिपि का ज्ञान होगा तभी आप उनकी अशुद्धियों को दूर कर पाएंगे। लिपि का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, यानी कि अक्षर विन्यास की त्रुटियों को दूर करने के लिए छात्रों की लिपि का पूर्ण और स्पष्ट ज्ञान देना आवश्यक हो जाता है। वैसे तो देवनागरी लिपि वैज्ञानिक है। देवनागरी की लिपि कैसी है? वैज्ञानिक है। प्रत्येक ध्वनि के अलग अलग वर्ण हैं, परंतु इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे ह्रस्व ई की मात्रा व्यंजन के पहले बड़ी ई छोटी ई लगती है और दीर्घ ई की मात्रा व्यंजन की बाद बड़ी ई लगती है। तो ध्यान से सुन लेना कि कई प्रकार की इसमें देवनागरी लिपि, वैसे तो वैज्ञानिक है, अलग अलग भाषा का प्रयोग होता है। फिर भी क्या होता है कि ह्रस्व मतलब छोटी ई की मात्रा व्यंजन में पहले लगती है और दीर्घ ई की मात्रा व्यंजन में बाद में लगती है। ये तो आप जानते ही होंगे। तो इस प्रकार की जो त्रुटियां दूर करनी है उसकी लिपि के पूर्ण ज्ञान से होना चाहिए। 12 खड़ी यानी खड़ियां उसको याद होनी चाहिए, का अभ्यास करवाना चाहिए, तभी आप उसकी बैतनी को शुद्ध बना पाएंगे। व्याकरण का ज्ञान उसको होना चाहिए। व्याकरण का ज्ञान से मतलब क्या है? छात्रों को व्याकरण के सभी नियमों, जैसे एक वचन बहुवचन बनाने में, लिंग परिवर्तन करने में, संधि अनुस्वर चंद बिंदु उपसर्ग प्रत्यय कारक विभक्तियां आदि का पूर्ण स्पष्ट ज्ञान कराना अति आवश्यक है। व्याकरण के अंतर्गत क्या आएगा? लिंग आएंगे, यानी कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अगर उसे अशुद्धियों से बचाना है तो लिंग का ज्ञान कराना अति आवश्यक है कि नहीं है? आप ही सोचिए कि अगर बिना लिंग के, अगर उसे लिंग का भाव नहीं आता है तो वो अशुद्धियों को दूर कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तीसरी चीज है शुद्ध उच्चारण की शिक्षा दो बच्चे को। शुद्ध उच्चारण की शिक्षा देनी चाहिए। शुद्ध उच्चारण की शिक्षा देंगे तो बच्चा और अच्छे तरीके से अशुद्धियों को दूर करेगा। ठीक है, तो शुद्ध उच्चारण की क्या देंगे? शिक्षा देंगे। लिखने का अभ्यास कराएंगे, उसको लिखने का प्रैक्टिस कराएंगे। लिखने की प्रैक्टिस से क्या होगा? बैतनी की शुद्धता आएगी। जब बार बार लिखेगा तो बैतनी की शुद्धता उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, लिखित कार्य का संशोधन करवाना। लिखित कार्य में कौन सी उसकी त्रुटियां रह गई हैं? जैसे आप क्या करते हैं, घर से लाने के लिए उसे सुलेख बोलते हैं। सुलेख क्या होता है? घर से लिखा जाता है, सुंदर लेख। लेकिन एक क्या होता है? एक आपकी इमला होता है, और इमला को क्या बोला जाता है? आप बताओ मुझे, कौन सा लेख बोला जाता है? श्रुत लेख बोला जाता है उसको। कौन सा लेख बोला जाता है? श्रुत लेख बोला जाता है। दोनों में अंतर आप समझ जाओ कि सुलेख क्या होता है? सुलेख मतलब सुंदर राइटिंग। इमला क्या होता है? श्रुत लेख होता है, जो सुन के लिखा जाता है। इसमें क्या करते हैं? बैतनी की अशुद्धियों को दूर करवाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सावधानी पूर्वक लिखने की आदत डालो बच्चे के अंदर। तीव्र गति से लिखने का अभ्यास कराओ ताकि तीव्र गति से लिखे और फिर वो भाषा की अशुद्धियां उससे दूर हो जाती हैं। उसको पता चल जाता है कि किस वर्ड को कैसे लिखना है। वाचन का अभ्यास कराओ। अध्यापक का शुद्ध लेखन होना चाहिए। अध्यापक शुद्ध लिखता हो। वाचन यानी उससे किताबों को पढ़वाओ, वाचन करवाओ। शब्द को उसका प्रयोग करो ज्यादा से ज्यादा। विश्लेषण विधि का प्रयोग कीजिए। ठीक है, ध्यान से सुनिए, विश्लेषण विधि का प्रयोग कीजिए। शब्द पुस्तकें बनवाना। शब्द पुस्तकें मतलब क्या है कि बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए कि वो शब्द भंडार की एक पुस्तक बनाएं। कम से कम सबके पास 500 अच्छे शब्द होने चाहिए। ऐसे प्रोत्साहित करेंगे जिन्हें बोलते हैं शब्द पुस्तकें बनवा रहे हैं आप। ठीक है ना। शारीरिक उपचार करवाइए। अगर उसके अंदर कोई दोष है तो शारीरिक उपचार करवाना पड़ेगा, तभी उसके अंदर बात, जैसे उसको श्रवण दोष है तो आजकल स्कूलों में मशीनें दी जाती हैं सुनने के लिए, तो क्या करेगा? वो सुन के अच्छे तरीके से उसकी अशुद्धियां दूर हो जाएंगी। तो देखिए
अध्यापक का व्यवहार इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कि अध्यापक किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता है बच्चे के अंतर्गत, और खेल विधि का प्रयोग इसमें करना है शुद्ध उच्चारण के लिए। ठीक है, तो विश्लेषण विधि और खेल विधि का शुद्ध उच्चारण के लिए करना है। उच्चारण दोषों के कारण क्या क्या है, उच्चारण दोष किन की वजह से होते हैं। वर्णों को शुद्ध उच्चारण ज्ञान का अभाव, यानी वर्णों के शुद्ध उच्चारण अगर नहीं कर रहा है, हम क्या करते हैं, हमेशा आपने देखा होगा हिरण्यकश्यप बोलते हैं, लेकिन उसका सही रूप क्या होता है, हिरण्यकश्यप होता है, हिरण्यकशिपु होता है, कशिपु, हिरण्यकशिपु शुद्ध रूप होता है, लेकिन अधिकांशतः हम बोलते क्या है, हिरण्यकश्यप, तो गलत लिखेगा। अगर आप शुद्ध उच्चारण नहीं करवाएंगे तो वातावरण का प्रभाव भी पड़ेगा। देखो, उच्चारण दोष के लिए वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि हम अधिकांशतः वातावरण में अशुद्ध वर्तनी का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमें शुद्ध वर्तनी गलत होती है हमारी, हमेशा हम अशुद्ध वर्तनी ही लिखते हैं। ठीक है, तो अध्यापक का अशुद्ध उच्चारण करना यह भी प्रमुख कारण है। अध्यापक की भी कुछ शब्दों को अशुद्ध उच्चारण कर देते हैं, जिससे वर्तनी खराब हो जाती है। अति शीघ्रता, बस टीचर के अंदर अति शीघ्रता होती है और स्टूडेंट के अंदर अति शीघ्रता होती है। इस अति शीघ्रता के चक्कर में क्या हो जाती है, उच्चारण दोष आ जाते हैं। असावधानी बरतने से उच्चारण दोष आते हैं। प्रयत्न लाघव के कारण, यानी प्रयत्न न करना, प्रयत्न लाघव का मतलब है कि किसी बच्चे द्वारा प्रयत्न न करना, सीखने का प्रयत्न न करना, ये अशुद्धि का प्रमुख कारण हो जाता है। शारीरिक दोष, मनोवैज्ञानिक कारण भी इसके हो सकते हैं। स्थानीय प्रभाव भी पड़ सकता है, और दोषपूर्ण आदतें, यानी कि उसकी कुछ आदतें हैं जो दोषपूर्ण हैं, जिनसे क्या पड़ता है, सीधा सीधा उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, किसमें, भाषा उच्चारण में, उच्चारण दोष। तो सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपके, और टेंशन मत लीजिए आप। 5 क्लास में हम अभी पूरी हिंदी कराने वाले हैं, इसके बाद हम जल्दी से जल्दी आपका पर्यावरण का शिक्षण करवा रहे हैं, और संस्कृत शिक्षण का कार्य कल से प्रारंभ हो जाएगा। संस्कृत शिक्षण की क्लासेस कल से लगेंगी। आप प्रत्येक पॉइंट को पहले, अभी अब इतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है कि कम समय है, क्या है, हम एक चीज को आप दिमाग से रख लीजिए, दिमाग में रख लीजिए कि जब तक आप हड़बड़ाते रहेंगे तब तक कुछ अच्छा नहीं होगा। ठीक है, अब चीज क्या होती है कि हम जो चीज को भी करें उसको परफेक्ट करें, जो चीज भी पढ़ें उसको परफेक्ट तरीके से, तो वहां से नंबर कटने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। लेकिन जल्दबाजी में कहते हैं ना, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। तो मतलब आप अगर भाषा विकास पढ़ रहे हैं तो अच्छे तरीके से पढ़िए। संस्कृत की इससे कवर हो जाएगी, हिंदी की कवर हो जाएगी, और कुछ कुछ आपकी पर्यावरण की कवर हो जाएगी। तीनों सब्जेक्ट की पेडागोजी इससे लगभग कवर हो जाती है, जब आप हिंदी की पेडागोजी को अच्छे से पढ़ लेते हैं। केवल शिक्षण विधियों में अंतर आता है, और कुछ भी अंतर नहीं आएगा, ना कोई पर्यावरण में कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, तो भाषा दोष उच्चारण के निवारण क्या है, भाषा उच्चारण दोष निवारण के उपाय क्या क्या है, तो देखिए निवारण के उपाय, विश्लेषण विधि का प्रयोग करना है, अनुकरण विधि का प्रयोग करना है। जब भी उच्चारण दोष गलत हो तो उसको विश्लेषण करके बताइए कि क्यों गलत है। अनुकरण करने के लिए बोलिए, नकल करने के लिए बोलिए, अनुकरण के सहारे, ताकि वो सीख सके। व्यक्तिगत एवं सामूहिक विधि का प्रयोग कीजिए, मतलब कोई बच्चों को स्पेशल बताइए और कुछ चर्चाएं समूह में कीजिए आप। ठीक है, भाषण एवं वाद विवाद प्रतियोगिताओं का वाद विवाद प्रतियोगिताएं क्या करवाइए, आयोजित करवाइए, तो उसमें उच्चारण दोष आएंगे। जब वो भाषण देगा, वाद विवाद करेगा, तो उच्चारण दोष उसके ठीक हो जाएंगे। उच्चारण प्रतियोगिताएं करवाइए जिससे उसके उच्चारण दोष का निवारण हो। बल विराम तथा शास्वर अभिव्यक्ति, शास्वर मतलब होता है जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऐसे आप किताब को पढ़वाते हैं, कई प्रकार की कहानियों को पढ़वाते हैं, कविता का पाठन करवाते हैं, विराम चिन्हों का सही उच्चारण उसे सिखाते हैं, और बलपूर्वक उसको पढ़ने को बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से उच्चारण दोष की क्या हो जाती है, निवारण हो जाती है, जब वो बलपूर्वक बोलता है, विराम चिन्हों को ढंग से बोलता है और शास्वर वाचन करता है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आज का गागर में सागर भरने का पूरा प्रयास रहेगा यहाँ। अब भाषा कौशल होते कितने प्रकार के हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, भाषा कौशल है, और भाषा कौशल से आपसे कई प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, भाषा कौशल से कई प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, और आज इसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं अगर हम, तो इसके बारे में इसकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ठीक है, देखिए भाषा कौशल के सोपान है 4, श्रवण सुनना, भाषण बोलना, भाषण देना, वादन करना, इसको वादन भी बोल सकते हैं आप, वादन। ठीक है, श्रवण, वादन या भाषण, और पठन यानी पढ़ना, और लेखन यानी कि लिखना। ये 4 प्रकार के कौशल होते हैं कि नहीं होते हैं, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, पढ़ना और लिखना। अब देखिए पहला क्या आएगा, सबसे पहले बच्चों को सुनते हैं, फिर क्या करते हैं, बोलते हैं। बच्चों के अंदर पहला क्या है, इसमें पूछा जाएगा पहला सोपान क्या है भाषा कौशल का, तो श्रवण। फर्स्ट सोपान क्या है, श्रवण। सेकंड सोपान क्या है, सेकंड सोपान क्या है, भाषण। तीसरा सोपान क्या है, पठन।
तीसरा सोपान क्या है? पठन। चौथा सोपान क्या है? चौथा सोपान क्या है? लेखन। लेखन। अब ध्यान से यहां पर पूरी बात ध्यान रख लीजिए, एक एक शब्द को याद रखना, इन शब्दों में से एक एक शब्द को याद रखना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है और चौथा क्या है। तो हमने ये बता दिया, श्रवण पहला है, बोलना दूसरा है, पढ़ना तीसरा है और लिखना चौथा है। भाषा कौशल के केवल और केवल 4 सोपान है। अब ध्यान से सुनिए, इसको बोलते हैं एल। सूत्र क्या होगा? एल के बाद आएगा एस, एस के बाद आएगा आर, इसके बाद आएगा डब्ल्यू। यहां से वर्ग 2 में हर पेपर में प्रश्न बना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी क्रम सजोने के लिए बोल देता है वो आपसे। पहला भी पूछ लेता है, दूसरा भी पूछ लेता है, तीसरा भी पूछ लेता है, चौथा भी पूछ लेता है, और क्रम में ढंग से लगाने के लिए बोल देता है। तो पहला क्या है? अब देखिए, एल की जगह पे कभी वर्ग 2 के एक पेपर में एच आया था, हियरिंग, सुनना। श्रवण का मतलब क्या होता है? हियरिंग भी होता है और इसका लिसनिंग भी होता है। तो एच एस आर डब्ल्यू भी बन जाता है। ये आपका हम पेपर की एक स्क्रीनशॉट आपको भेजेंगे। वर्ग 2 के पेपर में, हिंदी के पेपर में सेम का सेम आया हुआ था कि इसको एच बोला था उन्होंने, हियरिंग बोला था। तो हियरिंग का मतलब क्या है? हेयरिंग, हेयरिंग, सुनना। ठीक है ना? तो ध्यान से सुन लेना, इसको सुनना भी बोल सकते हैं और लिसनिंग मीन्स भी सुनना हो जाता है। तो ध्यान से सुनो, एल एस आर डब्ल्यू भी हो सकता है, एच एस आर डब्ल्यू भी हो सकता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भी चयन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़े। भाषा के 2 रूप होते हैं, ये तो हमने आपको बताया था कि भाषा के मुख्य रूप जो होते हैं वो 2 होते हैं। कौन कौन से? एक मौखिक रूप होता है और एक लिखित रूप होता है। एक मौखिक रूप होता है और एक लिखित रूप होता है। अब मौखिक रूप क्या है और लिखित रूप क्या है, देखिए ध्यान से। मौखिक रूप और लिखित रूप को समझ लीजिए। मौखिक रूप भाषा के 2 रूप हैं, यानी कि एक है आपका मौखिक और एक है आपका लिखित। अब मौखिक रूप में क्या होगा? इसमें सुनना और बोलना आ जाएगा। ध्यान से सुनना, हमेशा सुनते हैं आप जब, तो कोई ना कोई बोल रहा होगा, और जब आप सुनते हैं या बोलते हैं, ये मौखिक रूप से तो 2 ही हो सकते हैं ना। आप जब मौखिक कार्य हो रहा है, इसे बोलते हैं संप्रेषण। जब संप्रेषण कर रहा है तो एक सुनने वाला होगा, एक बोलने वाला होगा, इसे बोलते हैं क्या? मौखिक। लिखित में कोई चीज लिखी हुई होगी तभी तो उसको पढ़ेंगे, और लिखना भी क्या है? लिखित रूप है। तो आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से भाषा का मौखिक रूप क्या है? तो सुनना है, पढ़ना है, लिखना है। मौखिक रूप, मौखिक रूप में कई लोग कह देते हैं कि मौखिक रूप से हम पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? लिखी हुई चीज को पढ़ रहे हैं ना, तो ये लिखित रूप है। तो यहां पर गलत हो जाता है आपका। सुनना और बोलना, सुनना कोई मौखिक रूप से बोल रहा है, उसको आप सुन रहे हैं, और आप बोल रहे हैं तो कोई सुन रहा है, और आप सुन रहे हैं तो कोई बोल रहा है। तो दोनों रूप क्या हो गए? मौखिक हो गए। और लिखित कौन कौन सी है? लिखित में आप लिखी हुई चीज को पढ़ते हैं और कुछ चीजों को आप लिखते हैं। यानी कि भाषा का मौखिक रूप है सुनना और बोलना, और लिखित रूप है पढ़ना और लिखना। दोनों चीजें समझ में आ गई? अब देखिए, यहां 2 लाइनें और मैंने यहां लिखी हुई हैं। क्या हो गया? ठीक है, अब देखिए, भाषण और श्रवण। भाषण यानी कि भाषण का मतलब क्या होता है? बोलना। भाषण का मतलब है बोलना। ध्यान से सुनना, भाषण का मतलब है बोलना और श्रवण का मतलब है सुनना। सुनना, इस बदन भी इसको बोलते हैं, बादन भी बोलते हैं। बादन यानी कि बोलना। ठीक है, बादन या बोलना, सुनना। श्रवण और भाषण, भाषण और श्रवण, ये ध्वनि विज्ञान है। इसमें ध्वनि निकलती है, ये ध्वनि विज्ञान है। जब आप सुनोगे तो कभी कहीं ना कहीं से आपके पास ध्वनि आएगी, और जब आप भाषण दोगे तो ध्वनि निकलेगी। तो इसे बोलते हैं ध्वनि विज्ञान से जुड़े हैं। जबकि पठना, पठन यानी पढ़ना, इसको बोलते हैं पढ़ना, पठन को पढ़ना। और लेखन का मतलब होता है लिखना। ये दोनों किससे लिखे? लिपि विज्ञान से जुड़े हैं। देखिए, लिपि क्या है? आप लिखी हुई चीज की लिपि को पढ़ रहे हैं और आप लिपि के द्वारा लिख रहे हैं, तो ये दोनों लिपि विज्ञान से जुड़े हैं। यानी कि बोलना और सुनना, इनमें ध्वनि आएगी, और आपको पढ़ने में और लिखने में लिपि का प्रयोग करना पड़ेगा। कोई ना कोई लिपि का, जैसे हिंदी पढ़ते हैं तो देवनागरी लिपि है उसमें जुड़ी हुई है। तो इन दोनों को आराम से समझ लीजिए आप बहुत अच्छे तरीके से कि ये आपके कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। बुद्धि के संदर्भ में, बुद्धि के संदर्भ में क्या होता है? बुद्धि के संदर्भ में, बुद्धि के संदर्भ में यानी कि आपकी बुद्धि के अंदर कैसे जाएगा? देखिए, आप जब सुनते हैं किसी चीज को या पढ़ते हैं तो इनपुट मिलता है, अंदर जा रहा है। जब आप पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं तो अंदर क्या जाएगा? इनपुट जाएगा। मस्तिष्क को क्या मिलेगा? बुद्धि को क्या मिलेगा? इनपुट मिलेगा।
पढ़ के भी इनपुट ले सकते हैं और सुन के भी इनपुट ले सकते हैं। यानी कि यह है ग्रहात्मक यानी ग्रहण करने से है इसका मतलब, यानी कि यह ग्रहण करने वाला क्या है, ग्रहणात्मक कौशल है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रहणात्मक कौशल है, तो सुनना और पढ़ना ये दोनों ग्रहण कर रहे हैं आप, तो ये ग्रहणात्मक यानी इनपुट है। और आउटपुट क्या है, जब आप मौखिक और लेखन, आप मौखिक बोल रहे हैं, मौखिक यानी कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे भाषण बोलेंगे। यस, मौखिक को क्या बोलेंगे, मौखिक को बोलेंगे भाषण बोला था ना, यानी बोलना। यहां पर मतलब क्या है, इसका मतलब मौखिक का मतलब है बोलना। तो बोलने में क्या करेंगे, बोलने और लिखने में आउटपुट होगा। जब आप लिख के देंगे तो वो आउटपुट जा रहा है, और जब आप बोलेंगे तो वो भी आउटपुट जा रहा है। यानी कि अभिव्यक्तात्मक या अभिव्यंजनात्मक कौशल बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, अभिव्यक्तात्मक यानी आपकी अभिव्यक्ति का कौशल होगा, और या बोलेंगे अभिव्यंजनात्मक कौशल। क्लियर बात हो गई, अभिव्यक्तात्मक या अभिव्यंजनात्मक कौशल इनको बोल लेंगे। क्लियर, देखिए ध्यान से देख लीजिए, अगेन ध्यान से देख लीजिए कि कौन से श्रवण कौशल हैं, और मतलब कि कौन से इनपुट हैं और कौन से आउटपुट हैं। बार बार बोल रहा हूं कि इनपुट में आपका श्रवण और पठन आ जाएगा, और इनपुट यानी कि जब आप सुनते हैं तो आपके मस्तिष्क में कोई चीज जाती है, जब आप पढ़ते हैं तो आपके मस्तिष्क में कोई चीज जाती है। सीधा सीधा याद रखो, किसी ने लेटर दिया, पढ़ के सुनाया, अंदर जा रहा है। जब आपको लेटर आप सुन रहे हो ना तो वो अंदर जा रहा है, सॉन्ग सुन रहे हो ना तो अंदर जा रहा है। जब आप सॉन्ग को, लिखे हुए सॉन्ग को, गीत को पढ़ रहे हैं ना तो वो भी मस्तिष्क के अंदर जा रहा है। लेकिन जब आप भाषण दे रहे हो तो वो कोई चीज़ बाहर जा रही है, किसी को सुन रहे हैं, आउटपुट जा रहा है आपका, कोई और ग्रहण करेगा। और लेखन कर रहे हैं तो वो भी आउटपुट दे रहे हैं। किसी को लिख कर दिया आपने कि भैया आई फला, ठीक, तो ये कैसा हो जाएगा, आउटपुट दिया है कि नहीं दिया है। वो बोल भी सकते हैं, कभी कभी तो डायरेक्ट बोल देते हैं, तो आउटपुट पहुंचा किसी के पास कि नहीं बोला। और जब किसी ने सुना तो उसने इनपुट लिया, यानी कि इसने बोला, इसने इनपुट लिया, इसने लिखा, इसने इनपुट लिया, पढ़ने वाले ने इनपुट लिया, तुमने लिख के दिया, इसने इनपुट ले लिया, इसने बोला, इसने सुन के इनपुट ले लिया। इसे बोलेंगे ग्रहणात्मक कौशल और अभिव्यंजनात्मक कौशल। बात अब क्लियर हो गई होगी, क्योंकि तुम्हें बताना पड़ता है ना, प्यार मोहब्बत वाली बात है, तभी आप समझते हैं, नहीं तो समझते ही नहीं। देखिए, पठन और लेखन, पढ़ना और लिखना मूर्त रूप है कौशल के, मूर्त कौशल बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है, मूर्त कौशल। जब आप कोई चीज पढ़ते हैं तो मूर्त रूप में आपको दिखाई देती है, जब आप लिखते हैं तब भी मूर्त रूप में दिखाई देती है। लेकिन जब आप सुनते हैं तो शब्द अमूर्त रूप से आते हैं, बस समझ सकते हैं। और जब कोई भाषण देता है तब भी आप क्या करते हैं, अमूर्त रूप से ग्रहण करते हैं। भाषण आप बोलेंगे वो भी अमूर्त होगा, और जो आप सुनेंगे वो भी अमूर्त होगा। लेकिन लिखेंगे जो, वो कैसा होगा, वो मूर्त होगा कि नहीं होगा, जो होगा वो मूर्त होगा। पढ़ना मूर्त रूप से देख के पढ़ेंगे, और लिखेंगे तो वो भी मूर्त रूप से लिखेंगे। बात समझ में आई सभी को कि नहीं आई। अगेन ध्यान रख लेना इस चीज को कि पढ़ना और लिखना किस प्रकार के कौशल में आते हैं। बात समझ में आ गई भैया। अभी शुरुआत है, थोड़ा सा समस्या चल रही है, लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूं। लाइव क्लास का मतलब ये है कि थोड़ा सा, एक तो शादी विवाह की समस्या है, आपको पता है, लेकिन मैंने जो वादा किया था वो वादा पूरा करेंगे। अभी भी बोल रहा हूं कि पूरा वादा होगा। आप जितना पढ़ाया जा रहा है आप उसको ग्रहण करते जाइए, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ग्रहण कीजिए। सबसे बड़ी बेटा समस्या क्या आ गई, विडंबना की बात कि कैमरा थोड़ा सा खराब चल रहा है, कैमरा थोड़ा सा खराब। मोबाइल से काम चला रहा हूँ, मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा हूँ आजकल, ठीक है ना। अब कैमरा आ जाएगा आपका कल या परसों, तो एक एक्स्ट्रा लाइव क्लास लगाऊंगा, एक एक्स्ट्रा लाइव लगाऊंगा, एक आपको अपलोडेड क्लास दूंगा। ध्यान से सुनना, एक आपको लाइव क्लास दूंगा, एक अपलोडेड क्लास दूंगा। लाइव क्लास में आपकी संस्कृत की बड़े बड़े पैराग्राफ सॉल्व कराएंगे, और संस्कृत की पेडागोजी सॉल्व कराएंगे, संस्कृत की आपकी पूरी क्लास लगवाएंगे, ठीक है ना। संस्कृत के लिए पूरी क्लास लगवाएंगे, संस्कृत की बड़ी बड़ी पेडागोजी की क्लास लगाएंगे, मैराथन क्लास लगाएंगे। एक दिन पूरी हिंदी की क्लास लगाएंगे, मैराथन क्लास 4 घंटे की, 5 घंटे की, सीधा लाइव मैराथन चलाएंगे हिंदी की।
पहले उद्देश्य है कि हम आपको पूरा पेडागोजी हिंदी विस्तृत रूप से आराम से पढ़ाएं, जल्दबाजी ना करें। लेकिन इसका बिल्कुल भी तात्पर्य ये नहीं है कि हम आपको कराएंगे नहीं। थोड़ी सी बस एडजस्टमेंट कर लीजिए और ट्रस्ट अपना बनाए रखिए मेरे ऊपर, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में आपको कैसा लगा? आज थोड़ा कम है, लेकिन कल का थोड़ा बड़ा होगा, 1-1.5 घंटे का हो सकता है, क्योंकि चैप्टर दूसरा शुरू करना था मुझे यहां से, तो मैंने यहां रोक दिया। अभी मैं इसमें आगे ले जाऊंगा, इसको कल यहां से उठाऊंगा, क्योंकि वो पूरा नहीं हो पाना था, वो आपके दिमाग से निकल जाता ये चीज। इसलिए आराम आराम से सनई सनई हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। किसी को कोई समस्या आती है, व्यवधान आता है, अभी हम हो सकता है कि एक आपकी लाइव क्लास आज लें, और वो लाइव क्लास लें आपकी गूगल मीट ऐप पर। अभी कोशिश करते हैं जस्ट अभी, और सॉल्व करते हैं उस आपकी प्रॉब्लम को, ठीक है। मैथ की कुछ क्लास लगाते हैं आपकी आज ही। जय हिंद, जय भारत लिखना और बताना कैसा लगा वीडियो आज का। ओके।